अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, इमरान खान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद क्यासा रायों, अफवाहों, तबसरों और तज्जियों ने जोर पकड़ लिया है। जितनी जुबानें उतनी बातें। हर कोई अपनी अपनी मंशा ख्वाहिश के मुताबिक तज्जियाकार बना फिर रहा है और तज्जिया कर भी रहा है। अपनी तैनाती के 4 माह बाद इमरान खान ऑपोजिशन के वो वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की। हकीकत ये है कि माजी में मुंतखब ओहदे पर तैनात शख्सियात के अलावा किसी दूसरे सियासी रहनुमा की आर्मी चीफ से मुलाकात की मिसाल मिलती ही नहीं है। शायद इसीलिए इमरान खान की इस मुलाकात के हवाले से शक व शुबात का इजहार भी हुआ और इसके सियासी मंजरनामे पर असरात की चहनगोइयां भी हुई। इमरान खान ने खुद अपने अल्फाजों में तो इस मुलाकात से जुड़ी एक खुशखबरी भी सुना दी। आर्मी चीफ के साथ सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा, सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज कहूंगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े, बस। लेकिन इमरान खान के बगल बच्चा लीडर शेख रशीद ने इस मुलाकात के नताइज तकरीबन 10 दिनों में आने की खबर दे दी है। शेख रशीद की इस शह सुर्खी को कुछ तज्जियाकार पनामा केस के फैसले की आमद से जोड़ रहे हैं। 1 माह से भी जायद अरसे से महफूज पनामा केस के फैसले की अनकरीब आमद का इम्कान है और इस मौके पर इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात कितनी अहम है ये तो तब पता चलेगा जब पनामा का फैसला आएगा। कुछ तज्जियाकारों की नजर में इमरान खान की इस मुलाकात ने दीगर सियासी रहनुमाओं के लिए रास्ता खोल दिया है और वो सियासी रहनुमा या सियासी जमातें जो फौज से अपने ताल्लुकात की बेहतरी की तलाश में थीं, क्या वो भी इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएंगी या नहीं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और सिंध से आपका ताल्लुक है। लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे प्रोग्राम में आने का। और जल्द ही कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर कयूम सुमरो साहब और आजकल आप जरदारी साहब के भी खासा करीब रहते हैं। तो एजाज साहब आपसे बात शुरू करते हैं। ये जो मुलाकात हुई है उसकी प्रेस रिलीज तो शाया होगी, सबको मालूम है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी पे बात की, आपने अफगान रेफ्यूजीज पे बात की, मगर और किन मौजुआत पर बात हुई। जाहिर है पनामा केस के ऊपर और करप्शन के ऊपर तो इमरान खान साहब ने जरूर बात की होगी क्योंकि वो रोज उस पे बात करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में कम अज कम। जी बहुत शुक्रिया मनीज़े। पहली बात तो आपने खुद ही वजाहत कर दी है कि जो पार्टी का एक सरकारी मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। ये मुलाकात की रिक्वेस्ट उस वक्त की गई थी जब अफ़गान बॉर्डर और राहदारी को बंद किया गया था और उससे एक साथ साथ एक इंसानी अलमिया भी जन्म लेना शुरू कर देता है। बॉर्डर के दोनों तरफ कबाइल इस तरह रहते हैं कि आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। तो उस वक्त हमारा ख्याल था कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी फ़ौज से यानी पूरी तरह ब्रीफिंग ली भी जाए और उन्हें अपने ख़यालात का बारे में भी बताया जाए। फिर ये चूँकि फाटा बिल्कुल एक बॉर्डरिंग एरिया है और हम उसके इंतज़ाम के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो मर्जर हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ताकि वहाँ के लोगों को और कुछ नहीं तो कम अज़ कम लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए बुनियादी स्ट्रक्चर के साथ मुतारफ़ करा दिया जाए, उन्हें जोड़ दिया जाए। ये तो वो बात है कि जो सरकारी तौर पे हमने सारे लोगों के सामने कही है। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी ऑपोजिशन वेटिंग इन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, उस सिलसिले में भी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को पूरा हक हासिल है कि वो सिपा सालार के साथ अपना राब्ता जो है वो रखे। ये पाकिस्तान में भी होता रहा है। आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि इस तरह पहले नहीं होता है। कैसे, कब हुआ? मुझे आप डेट बता दें, उस लीडर का नाम बता दें कि पहले कब हुआ है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी, सवाए उस वक्त जब राहील शरीफ साहब से मिले थे इमरान खान साहब धरने के दिनों में। कियानी साहब कभी नहीं मिले जीएचक्यू में किसी ऑपोजिशन लीडर से और प्रेस रिलीज कभी भी शाया नहीं हुई। साथ जी ये जो जरदारी साहब का वक्त था, मैं आपको जो माजी करीब में हुआ वो बताता हूँ। एक नहीं मुतअद्दिद मुलाकातें ऑपोजिशन जो लीडर थे कौमी असम्बली में निसार साहब और पंजाब के वज़ीर आला ने जो हमारे राहील शरीफ से पहले आर्मी चीफ थे कियानी साहब, उनके साथ की थी
और फिर बड़ी उससे खबरें निकलती थी और रात के अंधेरों के अंदर होती थी। बहरहाल ISPR की ट्वीट अललान इस तरह कभी नहीं आई। मगर एजाज चौधरी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि फाटा के हवाले से आपने बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपने क्रॉस बॉर्डर के टेररिज्म के हवाले से की। ये सारी चीजें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको देखती है। तो ये जो मुलाकात हुई है जिसके अंदर आर्मी चीफ से इन्होंने इन अहम मौजुआत पे, इंटरनेशनल मैटर्स पे बात की, क्या आप इसका खैर मकदम करते हैं? सही सिमत में जा रहा है सारा मामला? जी अभी थोड़ा सा एजाज चौधरी साहब जो है ना उनकी बातों से सुन के ये लगा अफगान बॉर्डर वाला जो मसला है वो इनकी मुलाकात अभी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही जो है वो खोल दिया है। दूसरी चीज़ ये कि फाटा का मसला असेंबली में पहले ही हल हो चुका है। तीसरी चीज़ ये, अगर केपी के गवर्नमेंट के हवाले से बातें होती तो चीफ मिनिस्टर ज़रूर उसका पार्ट होता और चीफ मिनिस्टर मिलता, और अगर मिलना है तो चीफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसके पास वहाँ पे जहांगीर तरीन को लेके जाना साथ में, पहले ये कहना मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी ने उसने कि चीफ की ख्वाहिश के ऊपर ये मुलाकात हुई, मगर आज सब जगह पे ये कहा जा रहा है नहीं हमने रिक्वेस्ट की थी। पहले तो उन्होंने फौज को कहा कि भाई फौज ने रिक्वेस्ट, उसकी ख्वाहिश पे हम मिले थे। तो ऐसी बातें करना, हम मुलाकात को जो है ना नेगेटिव में नहीं देखते हैं। कैसे बात ये है कि अगर हमारी पाकिस्तान की आर्मी के फौजी हैं और फौज के कमांडर हैं, अगर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं जो एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, तो फिर आपको इतनी उबाम करने की जरूरत क्या थी कि उनकी ख्वाहिश पे मिले। दूसरी चीज ये कि चीफ मिनिस्टर को आप लेके क्यों नहीं गए, ये जो सारी चीजें हैं ना जो इसके लिए। और तीसरी चीज, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब और चौधरी निसार मिलते हैं तो उस चीजों को फिर आप नेगेटिवली क्यों लेके जाती हैं? ये बात अलग है, मगर आपके पास भी खबरें होती हैं, मुझे पता है आपके पास खबरें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या बातचीत हुई होगी? देखिए उन्होंने जरदारी साहब को तो नहीं बुलाया, असफंदियार वली साहब को तो नहीं बुलाया ना। मैं समझता हूँ इमरान खान अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, जैसे पहले एम्पायर की उंगली की बात की या पहले ऐसी बातें करता था, बस ये होने वाला है, ये एक पब्लिक मैसेज देना चाहता था मीडिया के थ्रू, ऐसी मुलाकातों के थ्रू, इस किस्म की हो सकता है इसने ये नैरेटिव भेजने की कोशिश की हो कि भाई हम ये हो रहा है वो हो रहा है, इस वजह से चीफ ने मतलब एक जी क्या सारा यहाँ मुल्क के अंदर बन जाए, ये इस वजह से उसने इस टाइम के ऊपर। मगर एजाज चौधरी ने तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि जो रिक्वेस्ट थी वो इमरान खान साहब ने की थी, मगर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्होंने की थी, मगर कल रात तक जितने भी टीवी इंटरव्यू थे, फोकल पर्सन जो फवाद चौधरी है पार्टी का, उसने आके ये कहा था कि आर्मी चीफ की ख्वाहिश के ऊपर ये। अच्छा, एक चीज की एजाज चौधरी साहब वजाहत कर दे, आखिरकार रिक्वेस्ट कहां से आई थी? क्या GHQ से आई थी? आज कर रहे हैं, या खान साहब ने खुद की थी? और जहांगीर तरीन का वहां पे जाना क्यों था? कल फवाद चौधरी ने की थी या नहीं जी? पहली बात तो ये कि जो पहला वजाहत तहरीक इंसाफ की तरफ से आई थी, वो जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं नईमुल हक साहब, उनकी तरफ से आई थी और उन्होंने बिल्कुल वाज़े किया था। पहली बात ये की थी कि ये हमारी रिक्वेस्ट पे हुई है। दूसरी बात ये की थी कि ये उस वक्त प्लेस की गई थी कि जब बॉर्डर को बंद किया गया था और राहदारी को बंद किया गया था। ये दो वजाहतें उसी वक्त आ गई थी। मगर इजाज चौधरी साहब इस बात को बयान करें कि उनको जहांगीर तरीन साहब को क्यों लेके गए, चीफ मिनिस्टर KPK को क्यों नहीं लेके गए? यही वजाहत करने जा रहा हूँ जी, यही वजाहत करने जा। देखें, ये थी पार्टी की सतह पे मुलाकात, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल गए थे, ये पार्टी की सतह पे मुलाकात थी। जहां तक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, वो बराह रास्त भी अपने ऑफिस के हवाले से भी आर्मी चीफ से मिल सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो जब चाहेंगे मिल भी लेंगे। इसलिए हमने इन दोनों बातों को अलग रखा है। हैसियत आर्मी चीफ के साथ चीफ मिनिस्टर का मिलना और पार्टी के चेयरमैन का मिलना, ये दो अलग। इत्फाकन से कल अगर आसिफ जरदारी साहब रिक्वेस्ट करे, कल आसिफ जरदारी साहब चला जाए, इवन मुराद अली शाह को भी लेके साथ में चला जाए, सबसे पहले आप लोग आके हंस तरीके से आके मीडिया के ऊपर कहेंगे कि ये आसिम ये इन चीजों के ऊपर बस आर्मी के पास गए हैं, ये गए। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो हम इन चीजों के ऊपर नहीं जाते हैं, तो आप कम से कम दूसरे भी अगर जाते हैं या मुलाकात करते हैं तो आप उन चीजों को इतना नेगेटिवली नहीं लेके जाया करें। मैं यही कहता हूं कि आप वो काम करें
कि देखिए कल ना, उसको अगर आप हमारी तरह कोई अच्छा देखिए इजाज चौधरी साहब, देखिए मैं आई गिव यू द राइट ऑफ रिस्पांस, मगर मैं आपको एक छोटी सी साउंड बाइट सुनाना चाहती हूँ। हमारे जो दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो शायद खुल के इतनी बात नहीं कर रहे, मगर स्पीकर कौमी असेंबली ने कुछ बातें ऐसी की हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं इस मुलाकात के बारे में। देखें, आर्मी चीफ को अगर मिलने गए तो ये अच्छी बात है, बाकी सियासतदान भी आर्मी चीफ को मिल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। मगर मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने हमारे पुराने सरबराह को, फौज के सरबराह को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की या फौज को कंट्रोवर्शियल बनाना, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। आपको क्या पता वहाँ क्या बात हुई, मुझे तो पता है क्या बात हुई। जी इजाज चौधरी साहब आ रही आपकी यार, सादिक साहब दबाव में हैं और मैं नहीं समझता कि वो इजाज़त भी दे रहे हैं, कहते हैं कोई हर्ज नहीं है मिलने में, और फिर एतराज़ क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। यानी ये बिल्कुल वाज़े है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने अपनी बात कहनी थी जो बराह रास्त कहना ही ज़्यादा ज़रूरी था, चुनाचे हमने मुलाकात की और कोई इसमें एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। महज़ब दुनिया के अंदर और मजबूत जमहूरियतों के अंदर तो बाकायदा अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपने आर्मी चीफ से या इस तरह के मैं इधर आपसे डिसएग्री करूंगी। इजाज चौधरी साहब, हिंदुस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश के अंदर कम से कम ऐसा नहीं होता, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मगर आप एक कयूम सुमरो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी जाने भी जाते हैं। सिर्फ एक बात की वजाहत कर दीजिए कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब जमहूरियत पसंद हैं, तो यहाँ पे हर सियासी पार्टी की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है जमहूरियत की। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है जमहूरियत की? हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, जमहूरियत वो होती है जिसमें गुड गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो और रूल ऑफ लॉ हो। ये तीन चीजें हैं हमारी जमहूरियत में तकरीबन नापैद हैं। यानी यहाँ पर तो हुक्मरान जो बन जाता है वो बादशाह सलामत कहलाता है और वो अपनी मर्जी से हुकूमतें करने की कोशिश करता है। ये सिंध में आप आईजी का हाल देख लीजिए, और इसी तरह यहाँ पर जो कोई 800 के करीब वफाकी सतह के ब्यूरोक्रेट थे, जिनको यहाँ पर उन्होंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इसहाक डार साहब कैसे जाके सिलेक्शन बोर्ड के अंदर बैठ गए। असल में ये बादशाहतों में ये होता है, जमहूरियत वो होती है जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, इजाजत दीजिए, आपने कहा अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस। कयूम सुमरो साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जमहूरियत की बात हो रही है। कयूम सुमरो साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है अगर फोन पे हम इनको ले लें, वीडियो तो इनकी आ ही रही है, फोन पे अगर ले लें तो मामला बेहतर हो जाएंगे। मगर आपकी जानिब आती हूँ। देखिए, बात अगर हो रही है गुड गवर्नेंस की, वो कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, ये सारा कुछ जो है ये इसका एक हिस्सा है। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जी 10 दिनों के बाद जो है ये सारी चीजें रूनुमा होगी? 2-4 लोग हमारे पास ऐसे हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हेड है इमरान खान, जो ऐसे मैसेज देता है, और कुछ शेख रशीद है, शौकत बसरा है, इन जैसे लोग जो है ना वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि वो जीनत बने मीडिया की। शेख रशीद क्या वहां पे बैठा हुआ था, या शेख वहां पे क्या बात हुई है वो चीफ ने इनको बताया है, या इसको अपना? मगर आप जो मैं समझता हूँ ये मुल्क जा रहा है जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातें कर रहे हैं, आप समझते हैं वो सही सिमत है? आप समझते हैं, आप इसका खैर मकदम करते हैं, इस ट्रेंड का खैर मकदम? मैं इन चीजों को नेगेटिव इस वजह से नहीं देखूंगा, मैं इस वजह से नेगेटिव नहीं देखूंगा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहता है कि मुझे आपको मुबारकबाद देने आनी है या मुझे आपसे मिलना है, और अगर जाता है वो उनसे मिलता है तो उनकी मर्जी है, मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आने मिलने के बाद अगर ऐसी स्टेटमेंट इमरान खान दे कि मेरे पास ये खुशखबरी है कि वो जमहूरियत की खास, ये कम से कम इतनी छोटी लेवल की बात कर देते हैं। भाई जमहूरियत आप चला रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी के हो, आप असेंबली में बैठे हुए, आप हमारे साथ हो, आप कहो कि मैं जमहूरियत के साथ हूं और मैंने चीफ को ये पैगाम दे दिया, ये भी अगर कहता तो कुछ ना कुछ इमरान खान का वजन होता। मगर ये बात कहना कि ये खुशखबरी है, ये तजब की बात है, जो ये इस किस्म की बात शायद कोई मैसेज वो आपको जरूर देना चाहते हो। मगर नाजरीन, एक और बात पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारी क्यासिया रायां तो हो रही हैं इस मुलाकात को लेके, मगर आज एक बहुत बड़ी खबर आई है ईरान से, जहां पे ईरान ने तहफ्फुजात जाहिर किए हैं जो राहील शरीफ साहब
ने तैनाती कबूल की है कि वो अरब लीग को लीड करेंगे, उसके हवाले से ईरान ने तफ्तीश अपनी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें पहले बता दिया था, आगाह कर दिया था कि राहील शरीफ साहब ये करने जा रहे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। इसका क्या असर होगा पाक ईरान ताल्लुकात पर, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कयूम सुमरो साहब ने हमें कराची से ज्वाइन कर लिया है। कयूम सुमरो साहब, ब्रेक से पहले रमेश कुमार साहब और एजाज चौधरी साहब कम से कम एक बात पे मुत्तफिक थे, वो ये था कि जमहूरियत के लिए ये कोई हैरान कुन बात नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो एक पॉलिटिशियन से मिलें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं? क्या जरदारी साहब भी उनको मिलेंगे? कयूम सुमरो साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही भाई। कयूम सुमरो साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर से कि प्लीज आप उनको फोन पे ले लें, वरना इस तरह प्रोग्राम निकल जाएगा। कयूम सुमरो साहब का मौकफ बहुत बहुत जरूरी है। आपने बात की ईरान की। जी देखिए, जनरल राहील शरीफ का मैटर अभी से नहीं चल रहा है, काफ़ी उसको 6-7 महीने हो गए हैं। उनकी जो सऊदी की जो रिक्वेस्ट आई थी, हम इसके ऊपर सोचते रहे थे कि NOC दें, मगर हमने ईरान को इसमें बहुत मरतबा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है। और आज भी जनरल राहील शरीफ ने जो वहाँ पे भी जो बात की है, उसने पर्सनली भी ईरान को इस कंसोर्शियम का हिस्सा बनाने के बाद उसके हेड की बात की है। आज ईरान के सफ़ीर की बिल्कुल उसकी तरफ से थोड़ा सा ऐसे मैसेज आया है कि हमारी जो है वो खामोशी और उसको जो NOC नहीं समझा जाए। मैं समझता हूँ या तो जब इतनी मरतबा पूछा गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान को पता है कि ईरान जैसे हमारे सऊदी के साथ तल्काते हैं वैसे ईरान के साथ तल्काते हैं। जब ये मसला हुआ था तब भी आपने देखा कि हमने जॉइंट सेक्शन भी बुलाया और हमने कोई ऐसे इताद में हम शामिल नहीं हुए जो ईरान के खिलाफ हो। हमने वहां उसी वक्त भी अपना डिसीजन एक अपनी मुल्क की सलामती और अपने सारे आज का स्टेटमेंट आपने देखा है जो पाकिस्तान में यहाँ पे ईरानी एम्बेसडर है, उन्होंने कहा है कि हमें तशवीश है कि राहील शरीफ साहब अरब अलायंस के लीडर बनने जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। हमने कुछ कहा नहीं, मगर हमें ऑब्जेक्शन जरूर थी इसके ऊपर। मैं समझता हूँ अगर ऑब्जेक्शन थी, इस 5-6 महीने के दौर में काफी मरतबा इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया या ये किया गया। आप मुझे बताएं, अब जब ये फाइनल स्टेज पे है उस वक्त ये बात आई है आज, मगर इससे पहले आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आप इग्नोर करेंगे? आप ईरान को इग्नोर कर सकते हैं? हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ, बड़े फैसला तो बड़े करेंगे, मगर मेरी भी लाजमी है, 16 साल इस सियासत में हुए हैं, मेरी भी इस चीज के ऊपर नजर है। मैं समझता हूँ जो सफीर ने अभी स्टेटमेंट दी है उसको हम बिल्कुल देख के, जो हमारी जो जो राहील शरीफ ने वहां पे कंडीशन रखी थी और जो हमने टाइम टू टाइम इनको इन्फॉर्म किया था, उन सारी चीजों को बैठ के और रिजॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम अपने तौर पे ये करेंगे। और बिल्कुल मैं समझता हूँ ये जो कुछ होगा खित्ते के लिए, सारे मुस्लिम ममालिक के लिए, ईरान के लिए, सऊदी के लिए और पाकिस्तान के लिए, जो भी होगा ये नहीं होगा कि फिर हम ऐसा कोई गलत कर दें काम और जिसकी वजह से मगर फिर इसका मतलब ये है कि ये फैसला आपने फाइनल फैसला नहीं लिया कि राहील शरीफ साहब। मैं समझता हूँ अभी भी जो एतमाद में इसके ऊपर नजरसानी हो सकती है, एतमाद में ले सकते हैं ना। एतमाद में अगर ईरान के सफीर ने अभी बात की है और जिस लेवल पे हमने ये बात की थी, ईरान की गवर्नमेंट तक जो हमने ये बात पहुंचाई थी, आया उन चीजों को अब देखा जाएगा कि सफीर ने जो बात की है उतनी किस लेवल पे बात की है, वहां पे जो बात है, इन सारी चीजों को एक जोड़ा जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर रद्द। अच्छा, इधर मैं कयूम सुमरो साहब का फिर से लाइन मिल गई, उम्मीद है कि वो अब मुझे सुन पाएंगे। कयूम सुमरो साहब, इससे पहले कि मैं ईरान के ऊपर आपसे सवाल करूं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये जो हाल ही में मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्या आप समझते हैं कि हमारी मुल्क की जो सियासत है सही सिमत में जा रही है? और क्या जरदारी साहब भी मुलाकात करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपकी आवाज़ भी बिल्कुल मध्यम सी आ रही है, लेकिन बहरहाल मैं समझ गया आपका सवाल। हम इस मीटिंग को, इस मुलाकात को ठीक है पॉजिटिवली ले रहे हैं। हमने कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं सोची अपने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और मुल्की मसाइल पे बातचीत करना। यकीनन हम दहशतगर्दी के हवाले से यहाँ पे कोई बात होगी, उसको मनतकी अंजाम तक पहुँचाने से हवाले से कोई बात होगी, मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई अपना किरदार अदा करने के लिए ये बातचीत होगी। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से इनको पॉजिटिव समझता हूँ, मेरी पार्टी भी इसको जो है पॉजिटिवली ले रही है। और इसी तरह तो मैं समझता हूँ अगर मुल्क की मामलात पे कौमी क़यादत जो है
अगर मिलिट्री लीडरशिप से बैठती है तो कोई हर्ज नहीं, बैठना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ अपना जो है ज़ाहिरी बात है मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। मगर सुमरो साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने तो खुद मांगी थी ये अपॉइंटमेंट, क्या जरदारी साहब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने की कोशिश करेंगे? देखें, बात यह है कि उन्होंने तो खुद ये कह दिया कि हमने मांगी थी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ज़ाती तौर पे इस तरह की मुलाकातों का फ़ायदा है मुल्क के हवाले से भी, और मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की दिफा के लिए, और मुल्क में अहम तरीन जो इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो दाखिली सतह पे हो, चाहे खारजी सतह पे हो, चाहे मुल्क की दिफा के हवाले से हो, तो इसमें बातचीत से मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई अब होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जरदारी साहब की मीटिंग होने जा रही है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ तो अभी होनी चाहिए, अगर इसके अलावा किसी पार्टी के, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मगर आपने दरख्वास्त नहीं भेजी सुमरो साहब। माजी में जो एक तनकीदी वो एक जो नुक्ता होता था वो सिर्फ ये होता था कि कुछ लोग रातों रात खुफिया मीटिंग्स जो करते थे वो उससे खामखा के अबाम पैदा होते थे कि जी इस तरह की मीटिंग्स क्यों है। ओपन होना चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारी फौज है। कयूम सुमरो साहब, दिन के उजाले में क्या जरदारी साहब भी मिलने जाएंगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में? मैं कह रहा हूँ कोई हर्ज नहीं है मुलाकात में, जानी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। देखें, सबका मुल्क है, पाकिस्तान सबका है, उसमें सब जितने भी पाकिस्तानी यहाँ बस रहे हैं सबका बराबर का हिस्सा है, तो ये कोई बात है ही नहीं जिसपे हम जो है मुतजाद कोई राय का इजहार करें या जिसपे कोई हम एतराज करें। बिस्मिल्लाह, ये अच्छी बात है और अच्छी पेशरफ्त हो सकती है, तो इस तरह होनी भी चाहिए। अगर मुल्क की इस्तेकाम के लिए ठीक, मैं समझ गई आपकी बात जी, मैं आपकी बात समझ गई। इजाज चौधरी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पहले इमरान खान साहब कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि राहील शरीफ साहब को अरब लीग का सरबराह नहीं मुकर्रर करने दिया जाना चाहिए था, इसलिए चूंकि हम किसी और की जंग क्यों लड़ें, वो बार बार ये कह चुके हैं। अब आपकी पार्टी का क्या मौकफ होगा, जबकि ईरानी सफीर ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हमें इस तैनाती पर तशवीश है? परसों तक ये मौकफ था, आज के बाद मौकफ क्या होगा, कल के बाद? मुनीज, मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, आप फिक्र न करें, कोई तब्दीली नहीं है मौकफ में। और कल तलागंग के जलसे में हमने फिर रीएट्रिएट किया इसको कि सऊदी अरब हमारा भाई है और ईरान हमारा दोस्त और हमसाया है, यानी हमारे लिए दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों की बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है और हमारे मौक़िफ़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हमने ये कहा था कि बेहतर होता कि अगर ये पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस ला के और सबका इत्तफाक़ राय करा लिया जाता। और इसके अलावा आज जो ईरान के सफ़ीर हैं मेहदी दोस्त हुनर साहब, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि हमें लफ्ज़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी अगर उन्हीं के साथ देखें ना, हमसाए तो तब्दील नहीं किए जा सकते, भाई भी तब्दील नहीं किए जा सकते, मुझे इसमें कोई दो आरा नहीं है, लेकिन उनको एतमाद में लेना, उनको अपने साथ शामिल करना। देखें, अगर आप ये लफ्ज मुस्लिम उम्मा इस्तेमाल किया जा रहा है, इत्तेमाद में लिया गया था। इजाज चौधरी साहब, दुरुस्तगी करूंगी, यहाँ पे इत्तेमाद में लिया गया था। ईरान ने वाज़े तौर पे कहा है, पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि इत्तेमाद में लिया गया था, मगर उनकी रजामंदी इसमें नहीं थी। उन्होंने अपनी तशवीश पहले भी जाहिर की थी, अब भी जाहिर किया है। जी, मैं आपको अल्फाज बताता हूँ, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा, आप अगर वाज़े अल्फाज में बता दें। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले आप ईरान के सफीर के पहले आप वो वैसे ही मीडिया ईरान के सफीर का आप समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा कि हमें इत्तला दी गई थी, एतमाद में नहीं लिया गया था। इत्तला देने में और एतमाद में लेने में बहुत फर्क है और हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का ताल्लुक है, यानी हम अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। हम ये समझते हैं कि एक ऐसी फोर्स बननी चाहिए जिसमें तमाम ही मुस्लिम ममालिक शामिल हों। अगर पहले नहीं हो सका तो अब कोशिश की जाए, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो इस इशू को समेट लिया जाए और सब लोग एक ही यानी उसके अंदर आ जाएं, वहां पर कुछ चीजें रिजॉल्व होंगी। जब और इजाज चौधरी साहब, अगर ईरान इसका हिस्सा नहीं बनता तो क्या राहील शरीफ को उसका सरबराह बनना चाहिए कि नहीं? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, अगर तो अभी तक अगर नहीं बने तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे पहले ये काम कर लेना चाहिए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि फिर नहीं होना चाहिए राहील शरीफ साहब को 39 मुस्लिम अलायंस का सरबराह, अगर ईरान इसका हिस्सा नहीं बनता? मौक़िफ़ इख्तियार हमने इस सिलसिले में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए,
वहां पर बात कर ली जाए। अच्छा, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाए। आपकी जानिब आऊंगी क्यूम सुमरो साहब, चूंकि आपके दौरे के अंदर जब जरदारी साहब थे तो उन्होंने काफी कुर्बतें हुई थी ईरान के साथ। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी का क्या मौकफ होगा? क्या ये अगर राहील शरीफ बन जाए सरबराह इस 39 मुस्लिम अलायंस का, और ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम इस 39 मुस्लिम अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत ने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक दिया है? देखिए, हम तो ये समझ रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के एक मायनाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और एक बहुत बड़े जनरल हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक एहतराम और इज़्ज़त के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। अगर वो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी है और मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान और मुसलमान उम्मा के लिए, पूरी जितने भी मुसलमान ममालिक पूरी दुनिया में बस रहे हैं, 49 है या इससे ज़्यादा, तो सबकी लीडरशिप लेना ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो परेशानी है वो जनरल साहब के हवाले से नहीं है। मुझे ये परेशानी नज़र आती है क्योंकि PMLN गवर्नमेंट की कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं। तो आखिर वो जब वहाँ जाएंगे तो वो उनके लिए ये बड़ी आजमाइश होगी, क्योंकि जिस मुल्क का वज़ीर खारजा नहीं है, जिसकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स उनके लिए आ सकते हैं। नहीं, मगर देखिए क्यूम सुमरो साहब, मुझे वक्फा लेना है, मगर मैं आपका वाज़ेह जवाब, आपकी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ इस अहम इशू के पर चाहूंगी। इजाज चौधरी साहब ने तो बड़े खुल्लम कह दिया है कि आप पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर लेके आए। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, बात सुने कि ईरान के हवाले से हो चाहे दुनिया के दूसरे इस्लामी ममालिक हो, अगर ये इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा फौज है तो सबको इसमें बराबर की नुमाइंदगी दी जाए और उनके जो भी खदशात है वो ख़त्म होने चाहिए उनके साथ एक। लेकिन डायलॉग कौन करे? पाकिस्तान की तो हालत ये है कि इनके पास कोई खारजा मिनिस्टर नहीं है, तो बात कौन करेगा? कौन जाकर के इस तरह के मामला तय करेंगे? लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर इस पे बहस की बात हो चुकी है, वो होना चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है, अब इस पे क्या बहस कर सकते हैं? अगर ये पहले हो जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस इक़दाम को जो है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए एक आसान इक़दाम समझते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि राहील शरीफ साहब जो है वो 39 मुस्लिम ममालिक का अलायंस करेंगे, मगर PTI ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था। क्या हुकूमत इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेके आएगी? क्या बहस करने के लिए तैयार है या कि इट्स अ डन डील? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रमेश कुमार साहब, ये बताइए, एक PTI जो है वो चाहती है कि ये जो मामला है राहील शरीफ साहब का अलायंस का सरबराह बनना, सऊदी अलायंस का सरबराह बनना, ये बात पार्लियामेंट के अंदर बहस की जाए। आप कहते हैं कि ईरान को आपने एतमाद में लिया, मगर ईरानियन एम्बेसडर का आज एक बयान आ गया है जहां पे उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑफर ही नहीं थी कि कोalition ज्वाइन करें, कोई ऐसी ऑफर हमें नहीं की गई। थोड़ा सा ब्रीफ करूँ आपको, मैं लाजमी है, आज आपका जो पैनल है उसमें मैं सीनियर बैठा हूँ। बात सिंपल में ये है कि जब कोई चीज़ फाइनल हो जाती है उसके बाद अगर कोई नया कोई तनाज़ा अगर शुरू होता है तो थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री उन चीज़ों को जो ना वो डिस्कस किया जाता है। आज जो सफ़ीर का बयान आया है, लाजमी है हमारी फॉरेन पॉलिसी को कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, मगर आप देखें कि जो इस वक्त ECO हमने किया, या हमने जो कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा लेवल पे जो हमने जिस किस्म की हाईलाइट की है चीज़ें, या हमने CPEC के हवाले से जो अपने सफारती तहलकात बेहतर करके मुख्तलिफ और ममालिक को हमने इंटरेस्ट दिलाया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में अच्छी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त चल रही है। रमेश कुमार साहब 39 मुस्लिम अलायंस बन रहा है जिसके अंदर सिर्फ ईरान नहीं है। इजाज चौधरी साहब आपकी जो अपोजिशन के वहाँ पे लीडर है वो ये कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ आप हमसाया मुल्क हैं, आप अपने हमसाए नहीं बदल सकते, तो कैसे कोई आपका प्लान है? दोनों बातों का जवाब दिया, अब्दुल कयूम सुमरो ने भी बात की थी, इस वजह से इधर से मैंने शुरू किया। आप बात करती हैं जब कोई चीज़ फाइनल स्टेज पे होती है तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू लाजमी है सफ़ीर से मिलके उनके खदशात सुनेंगी। अगर वो चीज़ें वहाँ पे रिजॉल्व हो सकती हैं थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री, थ्रू हमारे डायलॉग्स, क्योंकि हमें ईरान को साथ में लेके चलना है। हम ईरान को बिल्कुल सही बात की कि हम ईरान को छोड़ नहीं सकते। फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखें कि उन्होंने आज मीडिया के जरिए अपना पैगाम पहुंचाया। अगर उन्होंने आज पैगाम पहुंचाया है चाहे मीडिया के थ्रू आया है, हम बिल्कुल उस चीज को देखेंगे। 2-4 दिन में ये सारे मसले हल अगर कैसे होते हैं, नहीं तो 10 तारीख को सेशन भी आ रहा है, सेशन में कोई चीज डिस्कस करना बुरी बात नहीं है।
कोई भी चीज नेशनल लाजमी है। अच्छा ठीक है, एजाज उसको चौधरी हमें साहब, उसका डर रमेश नहीं है। कुमार से कहते हैं कि जी हम सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो क्या नहीं, ये मैं कह रहा हूं, अगर उसको सफारती लेवल के ऊपर, अगर ईरान के साथ अगर फॉरेन लेवल के ऊपर, जो हमारी क्योंकि बात पहले काफी हो चुकी है, तब हम इस फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं, अगर ये चीज वहां पे रिजॉल्व हो जाती है तो फिर तो डिस्कस नहीं, मगर अगर उसके अंदर और कोई चीजें ऐसी आती हैं जो मुल्क के हवाले से अहम होती है, तो सेशन के अंदर एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड। एजाज चौधरी साहब, आपकी पार्टी किस हद तक इस मामले को लेके जाएगी, चूंकि आपने तो इसके तहफ्फुज़ात जाहिर किए हैं? मुनीज़, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे 3 हमसाए हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत, तीनों गुरेज़ा हैं। वो कह रहे हैं ना बड़ी कामयाब पॉलिसी हमने ख़ारजा पॉलिसी बनाई है, तीनों गुरेज़ा हैं पाकिस्तान से। उसके बाद मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि इसमें पहला इत्मीनान का पहलू ये होगा कि ईरान जो है इसका हिस्सा बन जाए, हमारे लिए इत्मीनान का पहलू है। देखिए ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस उम्मा का नाम लेकर आप इकट्ठा होना चाहते हैं उसके अंदर कोई खुदा न खास्ता तफरीक ना हो जाए। अगर ईरान ऑन बोर्ड हो जाएगा तो बहुत सारे 5-7 ममालिक और ऑन बोर्ड हो जाएंगे और हमारा मकसद हल हो जाएगा। हमें फी नफ्से ही राहील शरीफ साहब से कोई कद नहीं है, ज़ाहिर है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज सिपा सालार थे, और अगर इस तरह कहीं एलिवेट होते हैं तो हमारे लिए खुशी का बायस है। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी दरमियानी जगह पर रहना चाहिए कि जहाँ पर हम अपने मुस्लिम ममालिक के दरमियान इकट्ठा करने का बायस बने, किसी एक तरफ जाने का बायस ना बने। ये ठीक, आपका मौका वाज़े तौर पे आ गया। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा एजाज चौधरी, फिर कयूम सुमरो साहब की तरफ आऊंगी फॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। जो तलगंग में इमरान खान साहब ने बयान दिए हैं और जरदारी साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि तलगंग के अंदर ही बाई इलेक्शन के अंदर आपने सीट एडजस्टमेंट की है, तो इसके अंदर आपको अभाम नहीं लगता एक तरफ से सीट एडजस्टमेंट, एक तरफ से जरदारी साहब को चोर कहना? अच्छा, मैं मुनीज़े आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ पंजाब की सियासत के हवाले से। ये जो गली महल्ले की और ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है ना, ये बाज़ औक़ात इसी तरह चल रही है जो कि नहीं चलनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है, एज ए पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी तारीखी पार्टी है। हमारा मसला क्या है? मसला ये है कि जो लीडरशिप है वो साफ नहीं है, वो क्लीन नहीं है, और हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है और वो नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ दे के रखे हुआ था। अच्छा, इधर ही रुक जाइए इजाज़ साहब, इजाज़त दीजिए। नहीं, कयूम सुमरो साहब का रिएक्शन बहुत जरूरी है, मेरा प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। कयूम सुमरो साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद मैं पर्सनली तो समझता हूं कि जो हमने बाई इलेक्शन के अंदर सीट एडजस्टमेंट की है तलगंग के अंदर, उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। इस वक्त आपकी जो लीडरशिप है जो रिकंसिलिएशन की बात करती है, उसका क्या मौकफ है? असल में मैं तो ये जवाब देना चाहता हूँ, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तारीख में कि इमरान खान साहब अभी भी 20 साल के बाद वो क्रिकेटर ही क्रिकेटर रह गए कि जी मैंने पाकिस्तान वर्ल्ड कप जितवाया था, मैंने ये किया था। उसको ये भी भूल जाता है कि 11 उनके और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था। अब ये मैं से बाहर निकलें तो फिर मुल्क की सियासत करें ना। इनकी बदकिस्मती है कि इनकी मैं बाहर नहीं जा रही और हर चीज़ मैंने की, हर चीज़ मैंने की, हर चीज़ मैंने की, तो मैं अब इस पे क्या तबसरा करूं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है, चारों सूबों में जो है उसको है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का ये लबो लहजा कोई मुनासिब नहीं है, उसको अपने इस तरीके कार पे नजरसानी करनी चाहिए। वो एक कौमी वो तो नजरसानी करे ना करे, में आ रहे हैं। आप अपने फैसले पे नजरसानी करने जा रहे हैं, चूंकि आपके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने खुल्ला कह दिया है कि मैं जाती तौर पे समझता हूं तलगंग के बाई इलेक्शन के अंदर जो हमने एक की है सीट एडजस्टमेंट, उसके ऊपर हमें नजरसानी करनी चाहिए इमरान खान साहब के बयान के बाद। देखिए, ये तो पार्टी में बैठ करके फैसला किया जाएगा कि हमें भी अगर इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि दो गलत चीजें एक सही नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि मगर एक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। कयूम सुमरो साहब, एजाज चौधरी साहब, रमेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम